समग्र भारत के भौगोलिक आवरण विस्तार के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको पता होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, कितने समुद्री सीमाएं हैं, कितने देश साथ साथ में लेते हैं, समग्र के उसका ध्यान करवाएंगे। तो कृपया आप ध्यान से सुनना, थोड़ी स्पीड में बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा है और मैं ये मास्टर क्लासेस के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, पहले भारत के बताऊंगा भारत का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल देखो सारा कुछ आएगा, जिसमें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कावर्ती है, ठीक है, ये श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या क्षेत्रफल है। इसकी समुद्री सीमा कितनी है, समुद्री सीमा देखो यहाँ से शुरू हो जाता है, ऊपर पाकिस्तान चला जाता है, ये बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है, नेपाल आ जाता है ऊपर। तो ये समुद्री सीमा कितनी है, यहाँ से ले 7,516, यहाँ से लेकर ये सारा कुछ आ जाएगा। अगर बात करें भारत की, तो भारत की कितनी आपने 6100 बतानी है। 6100 ये तो भारत ये है, जिसमें क्या आएगा, ये प्रवाल द्वीप आ जाएंगे, ठीक है, ये आएगा, इसके बारे में बताया जाता है। अगर प्रवाल द्वीप से शुरू हो जाए तो मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, भौगोलिक विस्तार के बारे में बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम हिमालय के बारे में कहेंगे। जो भारत का जो हिमालय है, देखो भारत कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है। भारत मैं बताता हूँ, ऊपर यहाँ से लेकर ये जगह है जिसको क्या बोला, इंद्राकोल से लेकर का पिंगलिम पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, पिंगलिम पॉइंट से लेकर इंद्राकोल तक भारत क्या है अवस्थित है। उसके बाद यहाँ से गौरमाता से लेकर किप्तू, ये अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किप्तू तक क्या है भारत, यहाँ से यहाँ तक क्या है अवस्थित है। गौरमाता से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चैनल है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। गौरमाता से अनुराग किप्तू तक, यहाँ से आपको बोला जाएगा 68.6 से लेकर 97.25 तक भारत क्या है अवस्थित है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में सीमा के बारे में बता दिया। नजदीक लगने वाले देश कौन कौन से हैं, एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। उसके बाद नेपाल है, नेपाल की काठमांडू है। उसके बाद यहाँ पर क्या भूटान है, भूटान की थिम्पू है, ठीक है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपको पता होगा, क्या है बांग्लादेश की, पता है। तो इसके लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बांग्लादेश की आपको बता देनी है ढाका, ठीक है, ये वह है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, श्रीलंका की है कोलंबो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मालदीव है, देखो मालदीव इधर है, इसकी राजधानी माले है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर म्यांमार आ जाता है, म्यांमार की रंगून, ये तो सारा ये लगे हुए हैं, साथ में लगे हुए। ऊपर ये क्या आ जाता, तिब्बत आ जाता। तिब्बत नाम का कोई भी देश नहीं रहा, तिब्बत नाम का कोई देश नहीं रहा। अभी किसने, चाइना ने इसके ऊपर क्या कर दिया है, पूरा इसके ऊपर अपना हाथ जमा लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बारे में बता दिया गया है। अब बात किसकी करते हैं, हिमालय की। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो पहला हिमालय है, ये किसको क्या बोलेंगे, बृहत हिमालय, ये सारा फैला हुआ है। उसके बाद क्या होता है, मध्य हिमालय, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाएगा, जो भारत के अधीन है, इसको बोला जाएगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले बात किसकी करते हैं, काराकोरम, यहाँ से क्या है मैंने बताया था, सबसे ऊंची जो से, तो यहाँ पर केतु है, ठीक है, केतु गार्डविन। उसके बाद फिर क्या, पीर पंजाल, धौलाधार, ठीक है। इसको जो मध्य हिमालय को नेपाल में महाश्रेणी टिब्बा श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बृहत हिमालय पर, देखो जब हम इधर बाहर बैठे हैं, यहाँ के लोग क्या कहेंगे, वो बृहत हिमालय है, वहां बैठेंगे तो इसको इधर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बृहत हिमालय। तो इसके बीच में 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक कौन सा है, हम जो भारत में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद कौन सा आ जाता है, बृहत हिमालय। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो ये टूट जाता है, ये पहाड़ियां जो टूट जाती हैं तो उसको क्या बोला, डाफला मिरी अबोर बिस्मिल, इसको क्या बोला जाएगा, DMAM, डाफला मिरी अबोर बिस्मिल, ठीक है। नागा पटकोई भूम है, नागा पहाड़ी है, ये नागालैंड नागा पहाड़ी है, फिर यहाँ तक ये आ जाते हैं। उसके बाद आराकामी ओमा, ये आराकामी ओमा क्या करता है, आराकामी ओमा भारत को म्यांमार से अलग करता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये क्या है,
ये परवाल द्वीप नहीं है भाई, ये किसका भाग है, ये हिमालय का भाग है। क्योंकि हिमालय तो ये नदियां यहाँ से चली, नदियों द्वारा एक क्षेत्र को क्या कर दिया गया था, काटा गया था भाई। काटने के बाद जो क्षेत्र कटा गया था ये इसी का भाग है। केवल जब ये कटक के छटा इसके नदियों द्वारा काट दिया गया, यहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कितनी नदियां यहाँ के गिर जाती हैं, तो ये इसी का भाग है। लेकिन आपको कावर्ती जो द्वीप है, लक्षद्वीप है, कावर्ती की राजधानी है, इसको हम परवाल द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परवाल द्वीप। परवाल द्वीप क्या होते हैं, देखो परवाल एक नाम का एक जीव होता है, मोगा नाम का एक जीव होता है जो समुद्र में होता है, वो रहता है परवाल के ऊपर रहता है, आके उसके ऊपर मर जाता है, उसकी फास्फोर्स की जो उसकी क्या रह जाती है उसकी इसके ऊपर जमता रहता है। इसी प्रकार क्या होता है, परवाल भित्ति बन जाती है और उसी से क्या बना हुआ है, ये द्वीप बना गया है। ठीक है, उसके बाद ये क्षेत्र है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इधर क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, परवाल द्वीप है, इसकी समुद्री सीमा क्या है, समुद्र। फिर एक बात बता दूंगा, जितना भी ये क्षेत्र लगता है इसमें क्या होती है, देखो ये यहाँ तक क्या होता है, समुद्र है, समुद्र में कितना क्षेत्र तक लोग आ सकते हैं, कितने तक जा सकते हैं, समुद्री सीमा किसे कहते हैं। जो ये इसको क्या करते हैं, ये सारे कट्टे छट्टे भाग है, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, इसे ये क्षेत्र कट्टा छट्टा है, इसलिए कहते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या एक रेखा खींचती। ठीक है, इसको संगलन क्षेत्र बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ये संगलन क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा इसके बाद कितना 200 मील से आगे भी 200 मील 20 मील तक होगा। ठीक है, उसके बाद ये अनन्य क्षेत्र होगा, समुद्र का क्या होगा, अनन्य क्षेत्र। इसका सामरिक महत्व होता है। सामरिक महत्व किस प्रकार होगा भाई, इसका सामरिक महत्व तब होगा जब हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हमें जिस प्रकार चाइना ने क्या कर रखा है, चाइना जब उसका क्षेत्र ज्यादा होगा, ज्यादा जनसंख्या होगी, तो उसने छोटे छोटे द्वीप बनाने शुरू कर दिए। जिस प्रकार के द्वीप बनाया है चाइना ने, द्वीप बनाया है जो दक्षिणी चीन सागर में है, उसने नॉन डैश नॉन की क्या खींच रखी है, रेखा खींच रखी है। उस नॉन डैश की रेखा में उसने सारा का अपना क्षेत्र बना लिया है, वहां पर एक नेवी पोर्ट भी बनाया है जिसको मोतियों की माला बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या कर दिया था चाइना ने, क्या कर दिया, एक साम्राज्यवादी नीति बनाई थी। ठीक है, इसने ओमाटोटा एक जगह थी उसको भी क्या कर दिया था, ग्वादरपुर है, कहाँ थे, ग्वादरपुर यहाँ पर वो है, इसने क्या कर दिया, पाकिस्तान को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, क्यों ले लिया था, इसको इतना पैसा खिला दिया, उस पर इसका हुआ तो इसलिए 99 साल के लीज पर यह क्षेत्र ले लिया था। इसी प्रकार चाइना ने इसको क्या कर दिया था, जो यहाँ पर ग्वादरपुर था और यहाँ पर होमन टोटा था, तो श्रीलंका को किसने, भारत ने छुड़ाया था चाइना से, तो समग्र नीति थी उसके अलग अलग, तो यहाँ पर अपने नेवी पोर्ट क्या कर लिए थे, बना दिए गए थे। इसलिए समग्र महत्व होता है, जब हमें जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, जो छोटे छोटे द्वीप है इसमें कृत्रिम द्वीप बनवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ तक 200 मील तक का क्षेत्र होता है और इसमें हम क्या बना सकते हैं, छोटे छोटे नेवी पोर्ट बना सकते हैं, एक तो सारे द्वीप बना सकते हैं ताकि हमारी जनसंख्या यहाँ पर आकर रह सके, इसलिए बनाया जाता है। इसलिए इसका क्या अपना महत्व होता है। और उसके बाद जो होती सीमा होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, अगर कोई जब भी कोई जहाज आएगा, कुछ लेके आएगा, जो अंदर आएगा तो इसके अंदर जो उस पर क्या लगेगा, इसके अंदर आएगा तो उसके क्या लगाना पड़ेगा, उसको देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, शुल्क देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अगर क्रॉस करता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, शुल्क देना पड़ेगा, तो इसका अपना स्वरूप महत्व होता है। और यहाँ पर मालदीव तक उसके बाद ये क्षेत्र आ जाता है। फिर कुछ मैं पहाड़ियों के बारे में बात कर रहा था, भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने हिमालय के बारे में बता दिया, सबसे ऊंची पहाड़ियां हिमालय में कौन कौन सी सबसे ऊंची है, जिसमें सबसे ऊंची हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी जो भारत में नहीं है भाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिमालय की पहाड़ी, देखो यहाँ पर ये कंचनजंगा है। ठीक है, यह क्षेत्र है, छोटी छोटी पहाड़ियां, टूटी फूटी, डाफलामीरी और बिस्मिल है, यहाँ पर ये पहाड़ियां भी हैं, जो क्षेत्र है जिसको क्या बोला जाता है, ये मेघालय में क्वीप की आकार की जो क्या है पहाड़ियां हैं, जो क्वीप की आकार की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उसके बाद मेघालय का जो क्षेत्र लगता है ये सारा इसी के क्षेत्र पर है। ठीक है, तो क्वीप की आकार की पहाड़ियां हैं। उसके बाद ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। ठीक है, ये पूरा का पूरा अरावली पर्वत कहाँ से लेकर, ये राजस्थान से लेकर हरियाणा कहाँ तक है, फरीदाबाद तक फैला हुआ है। गोकुल की पहाड़ी इसके अंदर आती है। इसके अंदर क्या माइनर है। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है, जितने भी माइंस निकाले जाते हैं तो इसी के अंदर से निकालते हैं। माइंस का मतलब मेरे विभाग से है खनिज पदार्थों से। ठीक है, तो इसी से निकाले जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो एक क्षेत्र रह जाता है इसको क्या होता है, विंध्याचल पर्वत। कौन सा है, विंध्याचल। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है, सतपुड़ा। इसके बाद में ये पिछमी घाट है, ये पिछमी घाट है, ये क्या है, पूर्वी घाट। ठीक है, ये पिछमी घाट क्या है, ये घाट पिछमी घाट पूरा का पूरा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, केरल तक। इसी प्रकार ये नदियों द्वारा काटा गया जो
पूर्वी घाट है, ये सारा कट्टा छट्टा है, नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं, जावेद की पहाड़ियां, जावेद की पहाड़ियां, अगर जावेद की पहाड़ियां हैं आप कहाँ बताओगे, ये आपके आंध्र प्रदेश का क्षेत्र लगता है, इसका तमिलनाडु का प्रदेश, तो इसके अंदर जावेद की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अन्नामुड़ी है, फिर इसके बाद ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी के बाद दोंदा बेटा है, दोंदा बेटा, नीलगिरी, तो ये सारी पहाड़ियां हैं, अन्नामुड़ी, तो ये सारी पहाड़ियां इसी के अंदर क्या है, ये पहाड़ियां इसकी इस हिमालय पर ही हैं ना, सॉरी हिमालय पर है। इसको दो भागों में बांटा गया है, निचला पठारी भाग है, ऊपरला कौन सा है, हिमालय भाग है, ठीक है। हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां जो मैंने बता दिया है, ठीक है। जोस्कर से लेकर पीर पंजाल, धौराधार, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे क्या है, दर्रे भी हैं, खेबर दर्रा है यहाँ पर, ठीक है, बनिहाल दर्रा है। इन दर्रों से क्या है, जो विदेशी आक्रमण होते हैं तो इन्हीं दर्रा किसे कहते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए दर्रा किसे कहते हैं, एक ऐसा सपाट रास्ता जिसपे से इंसान क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। एक दून भी बताता है, दून क्या होता है, एक घाटी क्षेत्र होता है एक घाटी क्षेत्र होता है, उसको दून बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, दून। और दर्रा किसा होता है, एक सपाट रास्ता होता है जिसमें आने जाने के इंसान क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार की बात मैंने क्या बताई, मैं यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी किसे कहते हैं, देखो खाड़ी आपको पता होना चाहिए, खाड़ी किसे कहते हैं, मुरस्तल किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको समग्र ज्ञान होना चाहिए। देखो खाड़ी किसे कहते हैं, एक ऐसी जलराशि जो तीनों ओर से सतल भाग से गिरी हो, उसको क्या बोला जाता है, खाड़ी बोला जाता है। इसको दो प्रकार की होती है, एक तो बे बोला जाता है, एक होती है खाड़ी होती है। बे छोटी होती है, जिसको गोल्फ बोला जाता है इंग्लिश में। बे क्या होता है, खाड़ी, बड़ी खाड़ी। गोल्फ क्या होती है, छोटी खाड़ी, उसके बारे में बता। फिर बात आती है यहाँ पर जो अरावली पर्वत है, यहाँ से जब भी क्या हमारे यहाँ पर मानसून से वर्षा होती है, मानसून के कारण जो क्षेत्र है यहाँ से हवाएं चलती हैं, चलने के बाद क्या होती है, यहाँ टकरा देती है। क्षेत्र क्या, थार का मरुस्थल है, यहाँ पर क्या है, मरुस्थल भी है भारत में, इसको थार का मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के मरुस्थल याद रखें, एक तो शीतकालीन मरुस्थल होता है और दूसरा कौन सा होता है, एक शुष्क मरुस्थल होता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ है, वो अपने दक्षिणी अमेरिका में बता देना है, चिली में सबसे क्या शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। और उसके बाद किसका नाम आता है, फिर आ जाता है सहारा मरुस्थल का। सहारा कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल है जो क्या है 11 देशों से क्या घिरा हुआ है, ठीक है। वहां पर दो भी है, दो मरुस्थल है वहां पर, कालाहारी भी और दूसरा कौन सा हमारा यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर थार मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पमीर की गांठ है। यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ी है, मैंने हिमालय बता दिया, ठीक है। हिमालय के बाद हिंदू कुश, जो यहाँ पर ये पर्वत है इसको क्या बोला जाएगा, हिंदू कुश पर्वत। और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, यहाँ आराकामी ओमा ये अलग कर देता है, हिमालय जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर पमीर की क्या होती है, गांठ बोला जाता है। तो इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात कौन सी बताई, मैंने दो बता दी थी, एक बताई कौन सी थी मैंने, एक तो बताया था कौन सा, विंध्याचल पर्वत, दूसरा कौन सा, सतपुड़ा पर्वत। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। देखो सतपुड़ा एक पर्वत मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था यहाँ से एक नदी है, छोटी सी एक बिठुल पहाड़ी है। क्या बताया था मैंने, बिठुल, बेतुल बोलते हैं, बेतुल जुला बिठुल पहाड़ी। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ताप्ती। मैंने उसका बारे में कल बता नहीं, आज ताप्ती नदी के बाद का भी नाम ताप्ती नदी क्या है, ताप्ती नदी। तो यहाँ पर बिठुल पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकलती है। नदी निकलने के बाद यह क्या करती है, ये देखो सतपुड़ा और क्या क्या करती है, विंध्याचल, दोनों को अलग करती है। और ये भरस घाटी से गिरती हुई कहाँ गिर जाती है, जाके खंबात की खाड़ी से जाकर कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद ये आराकामी ओमा बता दिया, इसको सह्याद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सह्याद्री बोला। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, इसका पता नहीं। इसको ये मनार की खाड़ी है, यहाँ पर किसकी खाड़ी है, मनार। यहाँ पर पंपन है, ये पंपन रेलवे है जो विश्व में ज्यादा प्रसिद्ध है, ये पंपन रेलवे। इसके क्या कर दिया, पूरा जो ये हमारे यहाँ पर जो पाक डमरू है उसको जोड़ता है, पंपन वीडियो। कभी आप जाओगे ना वहां पर। इसी प्रकार फिर क्या करती है, एक रेखा है जो क्या करती है, भारत के मध्य को क्या करती है, गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता होगा, कर्क रेखा कहाँ को गुजरती है। अब कर्क रेखा के बारे में बता दो विश्व के लिए, ठीक है। रेखाओं के बारे में हमको पता होना चाहिए। जो जीरो को जीरो से मिलाती है, इस रेखा को क्या बोला जाता है, विषुववृत्त रेखा बोला जाता है, ठीक है। ये 23.5 से, ये यहाँ से 23.5 यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसको क्या बोला जाता है, करक रेखा। नीचे को जाती है, इसको क्या बोला जाता है, मकर रेखा, ठीक है। ये ध्रुव है, ये पोल है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं के आधार पर इसको माना जाता है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, कब इनके बारे में मैं पूरा बताऊंगा कभी डिटेल में। उसके बाद यहाँ पर ये 66.5 होती है, इस रेखा को क्या बोला जाता है, इसको 66.5, इस रेखा को क्या बोला जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दो भागों में बट जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध और क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। जो पूर्व से पश्चिम की रेखा खींची होती है उनको क्या बोला जाता है, देशांत। देखो उनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची होती है उनको बोला जाता है अक्षांश। जो क्या होती है, ध्रुवों को ध्रुवों से मिलाती है, उनको क्या बोला जाता है,
उसको बोला था देशांतर रेखाएं। उनको क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा इनको बोला जाता है। तो इसी प्रकार जो रेखा मैंने किसके बारे में बताई थी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य को गुजरती है। कहां को गुजरती है? मध्य गुजरती है। एक बात और बता देता हूं, फिर क्या होती है, कुछ मानक समय रेखाएं होती हैं। मानक समय रेखा सबसे पहले 1884 में ग्रीनविच रेखा का, जो इंग्लैंड में, उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार भारत में देखो प्रत्येक देश में ना कुछ मानक समय रेखाएं होती हैं। ठीक है, जिस पर चाइना की कितनी 5 हैं, ठीक है, रूस की कितनी हैं? 7 हैं। तो इन रेखाओं को माना जाता है। इसी प्रकार भारत में एक ही क्या मानक समय रेखा है, जो क्या कहां से कहां को जाती है? 82.5 कितने 82.5 से कहां जाती है? वो यहां तक निकल जाती है। और क्या कहाँ? यूपी के, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर कहां तक जाती है? ये क्या मानक समय रेखा है। एक यहाँ पर जो पूर्व के देश है वो भी कह रहे हैं हमारी अलग से क्या रेखा बनाया जाए, क्योंकि वहां का टाइम जोन यहाँ तक समय कितना रहेगा और इसके यहाँ तक समय कितना रहेगा। देखो इसके बारे में मैं विस्तृत तो जानकारी दूंगा, लेकिन आज ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।